चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal height. Two poles of equal height are standing opposite of each other. देखिए क्या लिखा हुआ है, द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑफ ईच अदर। मतलब ये है कि दो पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट। इक्वल हाइट मतलब बराबर हाइट, तो दो पोल्स हैं बराबर हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, उल्टे हैं। ठीक है, मतलब अगर एक पोल अगर इस तरफ है तो दूसरा पोल इस तरफ। अच्छा यार, यही चीज अगर सेम साइड बोल देता ना तो दोनों एक ही साइड है, अपोजिट ऑफ ईच अदर बोला है इसीलिए एक इधर है और एक इधर है, वरना दोनों एक ही तरफ होते। ठीक है, अपोजिट ऑफ ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, दोनों अलग अलग साइड, एक साइड में, मतलब एक साइड है और एक साइड। मतलब अगर यहाँ पर इधर बोल के यहाँ पर अगर सेम साइड बोल देता ना, ठीक है, सेम साइड ऑफ द रोड का मतलब हो जाता कि आपका दोनों एक ही तरफ है, या दोनों लेफ्ट में ही है या तो दोनों राइट में। ठीक है, तो आपके पास दो पोल्स हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, एंड दे आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑफ ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। दोनों मतलब या तो इधर ही है, या मतलब या एक इस तरफ है और एक पल्ली तरफ है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए आपकी रोड है, तो एक पोल तो इधर है और एक पोल, समझ में आया, ये बीच में रोड है आपकी। अब ये इस तरीके से हम 3D इफेक्ट थोड़ा सा बना रहे थे, बट अगर हम इसको ऐसे सोचें कि यार ये वो रोड की चौड़ाई है और एक पोल इस तरफ है और एक पोल और इक्वल हाइट के हैं, तो दोनों को ही आप क्या कंसीडर करेंगे, एच। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाकई में ही दोनों पोल अगर बराबर हाइट के हैं और अगर मैं इस पोल के ज्यादा नजदीक हूं, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस वाले पोल के रिगार्डिंग ज्यादा होगा या पल्ले वाले के रिगार्डिंग, इसी वाले के रिगार्डिंग ज्यादा, राइट, लेफ्ट वाले के रिगार्डिंग ज्यादा हो, क्योंकि आप इस पोल के नजदीक हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मैं बीचों बीच हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग होंगे या फिर सेम? तो सेम होंगे, क्योंकि आपकी हाइट इक्वल है। आपकी हाइट क्या है, इक्वल है। मान लीजिए अगर मैं बीचों बीच होता लेकिन एक पोल की हाइट थोड़ी ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला है ना उसकी तरफ एलिवेशन ज्यादा होगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, ठीक है, कोई इतनी हाईटेक बात नहीं है। थोड़ा सा आप ये समझिए कि एक तो पहली बात, हम जिसके नजदीक ज्यादा होते हैं उसी का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं तो इसका मतलब आप दोनों पोलों से बराबर दूरी पर है, तो इस पोल का भी वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा जो पल्ले वाले का होगा। ठीक है, तो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे रहेंगे, दोनों के सेम रहेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा जो मामला है उसने हमें पॉइंट क्लियर नहीं किया कि वो एग्जैक्टली बिटवीन है, मिड पॉइंट है, या जस्ट बिटवीन है। देखो बिटवीन का मतलब और मिड पॉइंट का, मिड का मतलब दोनों में फर्क है। बिटवीन का मतलब होता है कहीं बीच में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इस पंखे और इस पंखे के कहीं बीच में निशांत बैठा है, अब एग्जैक्टली मिडिल में नहीं बैठा है, कहीं तो भी इन दोनों के बीच में ही है, लेकिन तो बिटवीन का मतलब होता है वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए क्या बोला, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑफ each other on either side of the road. The angle of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. बोला है the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree। बोला कहीं से भी, कहीं तो भी एक पॉइंट है बीच में और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक का 60 बन रहा है,
एक का 30 बन रहा है। किसका बन रहा है ये? अब यार यही तो बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जिसके आधा पास उसका 60, इसका भाई आपको 60 और 30 डिग्री एलिवेशन बनाना है, तो पॉइंट एग्जैक्टली बीच में है क्या? नहीं है, नहीं। तो थोड़ा सा मतलब या किसी पोल के नजदीक है थोड़ा सा, अब वो जिस पोल के भी नजदीक है 60 डिग्री उसी का 60 डिग्री है, और जिससे दूर है उसका 30 डिग्री। भाई यही चीज तो सीख रहे थे अभी तक। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पोल को, मैं इस पॉइंट को यहां सेट करा दूं, और एलिवेशन इसके रिगार्डिंग तो मैं बना देता हूं 60 डिग्री का, और हाँ बिल्कुल बना सकते हैं बिल्कुल, और इसके रिगार्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन बना देता हूं मैं। कोई इशू है तो बताइए इसमें। निशान ठीक है, ठीक है ना? हाँ भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। आप मुझे इन पोलों की क्या निकाल के दीजिए, हाइट। अब मुझे एक बात बताइए, कितने वेरिएबल हैं? तो एक ही है, अभी एच ही तो सेट किया आपने, दूसरा भी सेट हुआ नहीं है। दूसरा सेट करने के लिए अभी हम थोड़ा सा मामले को सेट करेंगे, और लेकिन आगे एक और चीज भी लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स भी आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा इसमें विड्थ, मैं शायद कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन का। ओहो, अच्छा 80 मीटर है भाई वाइड टोटल, ये जो टोटल रोड है 80 मीटर, ये 80 मीटर वाइड है। थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक है, टोटल आपके पास डिस्टेंस कितना है, 80। अच्छा अगर मैं एक को एक्स एक को वाई मान लू, तो टोटल 3 वेरिएबल सेट हो जाएंगे, जो कि भैया ने मना किया वो पहले। दो ही वेरिएबल का यूज करना है अगर दो ट्राइंगल है। 60 वाली को x कर लेंगे, एक को तो मान लेते हैं एक्स, और एक को मान लेते हैं 80 माइनस एक्स। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था कि जब कभी भी टोटल दिया होता था, हम एक को एक्स मान लेते थे, दूसरा टोटल माइनस एक्स। भैया भैया एक को एक्स एक को वाई नहीं मान सकते? देखो मान सकते हो, लेकिन फिर आपका वो लॉजिक टूटेगा, नहीं टाइप 4 ही हो जाएगा, फिर उसमें 3 वेरिएबल एंगेज हो गए। टाइप 3 में भी 2 ही वेरिएबल होते थे। तो अब आप मुझे बताइए ये कौन सा वाला टाइप है? टाइप 3। बताओ 2 कैसे है निशान? भैया पहले वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है, दूसरे वाले में कितने हैं? कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है? ये टाइप 3 है। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ये सी है, ये डी है, और ये ई है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए करे थे इसमें, ए बी सी चलते हैं, एन ट्राइंगल सी डी ई चलते हैं, दोनों से इक्वेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लिखूं भाई, कौन सा ट्राइंगल? एन ट्राइंगल ए बी, एन ट्राइंगल। मैं देखो ऐसा हो सकता है आपके टीचर्स ना थोड़ा सा अलग कराएं, हम थोड़ा सा अलग कराएं, ठीक है, बट आपको जिसका ज्यादा बेटर समझ में आए उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आपके क्वेश्चंस होने चाहिए सारे के सारे, चिंता मत करिए, ये मेथड गलत नहीं है, डोंट वरी। हाँ भाई, अब इक्वेशन फॉर्मेशन करना है, मैं बताओ भाई मनीष किससे करेंगे? 1060 से। ठीक है 1060 से कर रहे हैं, तो आपके पास कितना हो जाएगा ये 1060 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में। तो क्या ये क्या बोल रहा था? चलो ए बी अपॉन सी बी बी सी, x equals to h। दूसरा ट्रायंगल सी। आप एक और से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले वाले में से करना है पहले सॉल्व। चलो कोई बात नहीं, पहले देखो भाई हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी है। मेरे ख्याल से इसमें जो आपकी इक्वेशन पहले वाली ट्रायंगल चाहिए वो थोड़ा इजी है सॉल्व करना। तो हम एक काम करते हैं, तो √3 h की जगह, तो आप h की जगह क्या कर सकते हो, इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट वेरिएबल में आ रहा है। पुट x पुट h इक्वल्स, 3x। 3
तो यहाँ हो जाएगा 1 में रूट root 3 3 equal to 3x. Gross multiply. 80 minus x equal to root 3x. 3x. Root 3x. 3x plus 3x. X. 4x. 80 minus 20. 20. 4 to each other. x equal to 20. तो x इक्वल टू h में h equal to root 3 नहीं है। X clear है? अच्छा जी, अब इसी चीज को उठाकर हम x equal to 20. पुट x इक्वल टू 20, Root 3x equals to h इक्वल्स टू रूट 3x, तो यहाँ पे 20 root 3. 20 root 3 equal to रूट 16 ही होगा नहीं. उसके पीछे कुछ है भाई, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अलाउड होता है अनलाइक वाले भी, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई का भी एक रूल है, रूट वाला रूट वाले से, नंबर वाला नंबर वाले से, इसीलिए बाहर 1 है। कितना हो जाएगा? ठीक है। अच्छा जी, तो हमने h भी निकाल लिया और हमने x भी निकाल लिया। मेरे ख्याल से हमसे चीजें कुछ पूछी गई है, एक तो हमसे हाइट पूछी गई है इसकी, तो हाइट तो क्लियर है, तो आप हेंस करके लिख सकते हो यहाँ पर, हेंस हाइट of the इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास 20 रूट 3। अब डिस्टेंस, BC की तो सीधी आ जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम पोल AB पोल ए बी, equal to तो वो तो x ही है, तो मेरे ख्याल से वो तो 20 है। नाउ डिस्टेंस पोल ED 80 minus x minus from 20 pole equal to 60. ED इक्वल टू में 80 minus 80 माइनस 20, 60 मीटर बताइए नहीं आया तो आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब आपको करना। ओके, मेरे ख्याल से क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक था, सही था लेवल। ओके, अब इसमें जो एक गलती हो सकती है वो है कि आप x और y निकाल कर छोड़ दें। निशांत, ये गलतियां करते हैं बच्चे। आप बच्चे क्या सोचते हैं, बस x निकाल दो y निकाल दो, हो गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, जो चीज पूछी गई है उसको आपको x और y निकालने के बाद डिटेल में लिखना है। हेंस ये चीज इतनी है जो पूछा गया है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ गलती नहीं होती, बस यही एक गलती होती है, एक्स वाई निकाल के बच्चे छोड़ देते हैं। हेंस करके लिखना जरूरी है लास्ट में, चाहे बेशक वो एक्स और वाई ही पूछा गया हो तुमसे, लेकिन वो हेंस करके लिखो उसको कि तुमने क्या निकाला है, एक्स और वाई। ठीक है, hence का मतलब क्या होगा? हेंस मतलब होता है इसीलिए। ठीक है, इसीलिए जो हाइट ऑफ द पोल है वो 20 रूट 3 है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल ए बी जो है वो 20 मीटर है, और ये 60 मीटर है। अब फिर खूब मीटर मीटर लगाओ, यहाँ जितना लगाना है, यहाँ मत लगाइए मीटर जब आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। भाई पहली बात, एक चीज और बता दें, ट्राइंगल्स हमेशा ना आप कभी उल्टे कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी एक रूल बनाइए, ट्राइंगल हमेशा सीधे कंसीडर होंगे। हालांकि आपके मैडम या सर जो है वो उल्टे भी कंसीडर करवा देंगे, ठीक है, बट आप लोग सीधे ही ट्राइंगल हमेशा बनाएंगे। अगर उल्टा बन भी रहा है तो भी उस ट्राइंगल को आप सीधा बनाएंगे, सीधा करेंगे उसको। वो किस तरीके से करेंगे वो भी हम करवाएंगे। ऐसा क्वेश्चन एक आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब एक बिल्डिंग है, एक टावर है। नॉर्मली हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि टावर जो होता है वो बड़ा होता है और जो बिल्डिंग होती है वो छोटी होती है। अब जो बिल्डिंग है वो आपके पास 70 मीटर की है, 7 मीटर की है बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर की है। उसके टॉप से टावर के टॉप को देखा जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जाता है और पाया जाता है कि वो कितना है, 60 डिग्री। अब ये एंगल बनाने के लिए पहले फेस की सिधाई बनाना जरूरी है। बंदा बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग के ऊपर ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी सीधी। बाबू इस केस में उसकी हाइट को नेग्लिजिबल माना गया, मतलब उसको महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि अगर महत्व दिया जाता तो वो या तो वो क्वेश्चन ही पूछता है कि भाई हाइट ऑफ द पर्सन बता दो,
या तो वो क्वेश्चन में डिस्कस करता है कि जैसे मान लो इससे पिछले जो क्वेश्चन करे हैं उसमें उसने हमसे बोला था कि 1.6 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ऐसे होता तब होती कुछ बात। फिर हमें बिल्डिंग भी बनानी पड़ती, मतलब इस तरीके से कि हाँ भाई 7 मीटर की तो बिल्डिंग ही हो गई, फिर इस पे 2 मीटर का इंसान। लगभग 2 मीटर का इंसान हो गया, मतलब इस तरीके से कुछ ऐसा बना, है ना? तो ऐसा कुछ मामला बनता। बट इस केस में उन्होंने कुछ ऐसा कंसिडर ही नहीं किया, बस खाली ये बोल दिया कि एक बिल्डिंग जो कि 7 मीटर ऊंची है उसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप का जो कि 60 डिग्री है, और उसी पॉइंट से उसी टावर के फुट मतलब उसके पांव, टावर के पांव। अब ऑब्वियसली बात है जब आप यहां से देखोगे तो आपको नीचे देखना पड़ेगा मामले को अपने हॉरिजॉन्टल से, तो ये वाला जो एंगल है ये तो है 30 मेरे ख्याल से 45 फुट के लिए वो 45 बना रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये 45 और ये वाला जो है ये 60 डिग्री। अब आप मुझे बताइए इसमें सीधा ट्रायंगल कौन सा वाला है, 60 वाला 45 वाला? 60 वाला है, तो 45 वाला मतलब सही ट्रायंगल नहीं है भैया। क्या इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं भैया, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं ऐसे सॉल्व। हम हमेशा सीधे ट्रायंगलों को ही कंसिडर करेंगे। नहीं ऐसे नहीं, अभी हम बनाएंगे ना इसको, हम इससे जोड़ देंगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, चाहे बेशक बना लो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये 45 है तो यार ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 45, भाई ये 90 था तो यार ये भी 90 है, ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ए एस ए से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट। आप चिंता मत करिए, मैं आपको एक चीज और सजेस्ट कर देता हूँ कि जैसे ही आपका वो अल्टरनेट एंगल जो होगा ना, वो जो ट्रायंगल बना रहा होगा वो वही ट्रायंगल होगा जिसकी आप बात करें, तो मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, अलग अलग नहीं, वो भी 7 मीटर होगी क्योंकि आप 7 मीटर इसको बनाते हैं, यहाँ 7 मीटर ऑलरेडी दी हुई है। तो आपके पास सीधे ट्रायंगल जो है अक्षरा, वो बताइए कौन कौन से हैं? एक तो है ए बी सी वाला और एक है आपके पास ए डी ई वाला। इस वाले ट्रायंगल की बात ना करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा, बट अगर आपकी टीचर इससे ही करवा रहे हैं तो कर लीजिए, वो भी कोई गलत नहीं, ठीक है, बट हम इस तरीके से ही करते हैं, कुछ बता नहीं सकते, वेल अंडरस्टूड होता है, चल जाएगा, नहीं बताओगे तो भी चलेगा। अब आपसे क्या क्या चीज पूछी गई है वो देखो, आपसे मेरे ख्याल से हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है। अब हाइट निकाल, अच्छा वैसे यार अब ना इस डायग्राम में जो जो चीज आप बना सकते हैं वो आपको बना लेनी है पहले। अब ये 7 मीटर है ए बी, मुझे बात है ये डी सी कितना होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ से लेकर यहाँ, ऊपर वाला एक्स बना अब यार ये ऊपर वाला मैं जो है मैं इसको एडी को भाई और बीसी को भी भाई। तो ऊपर तो x+7 भी तो मान सकते हैं x+7 बाबू पूरा हो जाएगा, BC ऊपर वाले को क्या नाम दिया मैंने x। तो अगर मेरे से टावर की हाइट निकालनी है तो मुझे x+7 करना पड़ेगा, ठीक है? बोलो भाई, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है कि आप इस पूरे टावर की हाइट को ही क्या मान लीजिए x, और यार ये कितना है 7, तो यार ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा x माइनस टोटल हाइट x है, ऐसे भी कर सकते हैं। वरना मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा भाई जो जो चीजें गिवन है उनको तो रख ही लिया करो, और जो नहीं पता है उनको क्या बना लिया करो, वेरिएबल बनाएगा, ये ज्यादा अच्छा रहता। ये 7 हो गया, ये 7 था, ये 7 हो गया। अब ये बाकी का जो रहेगा यार ये कितना है x, मैं तो इसको x ही मान लूं, इस वाले ट्रायंगल के लिए x है, नीचे वाली चीज भी नहीं पता है तो इसको आप क्या मान लीजिए y, ये y है तो यार ये भी कितना होगा। ये सब चीजें डायग्राम में ही बना लें तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको सॉल्यूशन करते टाइम डायग्राम में बन जाएगा, तो नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ आंसर्स फॉर दिस एनी गिवन एनी रीजंस। आपने डायग्राम में बना दिया, ऑब्वियसली बात है वो y है तो यार नीचे वाला भी क्या है y है, पैरेलल है ना लेकिन भाई है, और बाकी का आपने नीचे ये x था, ये बाजू वाला भी x बना लिया आपने, ये x है और ऊपर वाले को क्या मान लिया x। अब मुझे एक बात बताइए सीधे ट्रायंगल कितने, कितने वेरिएबल मिसिंग है? नहीं वैसे तो 2 ही है ओवरऑल।
अब आइए कौन सा टाइप है वो डिस्कस कर लेते हैं। Type 2 है। ऊपर वाला और ये वाले हैं सही ट्रायंगल्स। ऊपर वाले में कितने वेरिएबल मिसिंग हैं? 2, एक एक्स और एक वाई। नीचे वाले में कितने हैं? सिर्फ एक ही। यार तू तो यार कभी बाहर है, ऐसे तो यहाँ नहीं बता रहा है। तो एक ही वेरिएबल मिसिंग है। तो कौन सा टाइप है ये? Type 2 ये टाइप 2। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसकी सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई? triangle ABC इन ट्राइंगल ए बी सी C and और इन ट्राइंगल AD ए ई डी। ABC 1045 हाँ भाई ए बी सी में क्या बनाएंगे? अच्छा अच्छा ठीक है। मैं कह तो रहा हूँ ये ध्यान तो देता नहीं है। फिर अचानक इसका बल्ब जलता है यहाँ भैया, ओ ध्यान देना था यार। बता भैया, जवाब देते रहा कर। होया मत कर तू, डायलॉग बाजू मत जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1045 कितना होता है? ए बी कितना है? 7 BC कितना है? निकाल ही लिया हम लोगों ने भाई। ठीक है, अब दूसरा वाला है 1060। अब बोल तो नहीं रहा है। तूने तो बोला 1/√3। गधा कहीं का। ईडी कितना है? डालेंगे वैल्यूज। ये एक्स निकला है। अब आइए देख लेते पूछा क्या गया है। मेरे ख्याल से टावर की हाइट पूछी आपसे। अब देखो बहुत बच्चे जो नहीं जानते इन चीजों को वो क्या करेंगे, यही छोड़ देंगे। जबकि आपसे पूछा क्या उसने? टावर की हाइट। अब बच्चे क्या सोचते हैं, ये एक्स और वाई निकल गया, आंसर निकल गया, खत्म। ऐसा नहीं है भाई, एंस को कंसीडर करिए, हर बार करिए। उसी से ना आपकी गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। और वो उसी में कर लेंगे ना, दिक्कत क्या है? जब लिखेंगे हाइट ऑफ टावर तभी कर देंगे दोनों को प्लस। इक्वल टू में कितना है आपके पास? x प्लस 7। x की वैल्यू आपके पास अब 3 लिखा। 7 यहाँ कितना है? √3 + 1। कुछ नहीं होगा। यही है एम आएगा ना वो एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निशांत क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, उसके ऊपर से एक ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ चीज ऑब्जर्व की जाती है एक 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से। तो एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस बना लेते हैं। लाइट हाउस, अरे नॉर्मली क्या होता है, जैसे जब कभी भी समंदर ट्रांसफार्म नहीं होता बेसिकली। अब नॉर्मली रोड होती है, रोड के ऊपर तो आप लाइट वाइट देख लेते हो, लेकिन समंदर में आपको लाइट्स नहीं दिखाई देती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े शिप होते हैं, दिन में तो चलो दिखाई देता है कि किनारा आ गया भैया, लेकिन रात में किनारा दिखाई नहीं देता है। अब कोई बड़ा शिप ज्यादा नजदीक ना आ जाए किनारे के, क्योंकि अगर ज्यादा नजदीक आ गया तो वो फंस जाएगा फिर वहां पे। अब रोड पे तो नॉर्मली आप आगे बाहर निकल के धक्का दे लेते हो निकालने के लिए, बट समंदर में ऐसा बाहर निकल के ऐसा धक्का नहीं दे सकते ना शिप को, शिप बहुत भारी है। तो इसीलिए वहां पे लाइट हाउस लगाए जाते हैं किनारों पर। वो लाइट हाउस का काम ही ये होता है कि अगर कोई शिप आ रहा है तो इंडिकेशन पहले वो जलते रहते हैं, रेड कलर की लाइट छोड़ते रहते हैं कि भाई यहां मत आइए, यहाँ पानी ज्यादा गहरा नहीं है,
तो शिप जो बड़े शिप होते हैं वो दूर ही रुक जाते हैं, उनसे फिर वो बोट उतारते हैं और वो बोट्स के थ्रू वो आगे आते हैं, सामान भी इसी तरीके से लेके आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लाइट हाउस लगाए जाते हैं। तो इसी तरीके का एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा। ठीक है, उसके ऊपर से एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके का है। लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। वो लाइट हाउस जो है वो एक तरीके से शिप्स को मतलब शिप्स की तरफ लाइट कर रहा है, और वो जो शिप है उनकी खासियत है कि वो एक दूसरे के पीछे हैं। तो जो नजदीक शिप है ऑब्वियसली बात है उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा, वो नजदीक आ गई है। तो भाई अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो एक शिप बना दिया, अब ऐसे बना देते हैं। अब आप बताइए डिप्रेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब जो धुरंधर होते हैं वो यहाँ बना देते हैं। ठीक है, लाइट हाउस के साथ नहीं बनाना है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनेगा। तो ये वाला 45 डिग्री है, और जो शिप थोड़ा सा दूर है 30 डिग्री होएगा। उसके लिए जो डिप्रेशन है वो और कम है, वो 30 डिग्री है। काटा नहीं भाऊ, अब वो अगली वाली शिप के लिए बनाया। अब अगर हम इनको एक ही समंदर तल पे ले लें मामले को, तो ये वाला पूरा का पूरा कितना था 45। तो यार ऐसे यार ये वाला कितना होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ये वाला 30 है, तो यार ये दूर वाला 30। और ध्यान रखिए आपके जो लॉजिक्स है वो बिल्कुल सही बैठने चाहिए। ठीक है भैया, अगर हम ये ना बना के डायरेक्ट इनको बनाते हैं तो गलत है। आपको पहले डिप्रेशन बनाने, फिर उनके अल्टरनेट इंटीरियर बनाना। ठीक है, वो रटना काइंड ऑफ हो जाएगा, वो रटना नहीं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए नाम दे दीजिए, यहाँ बी, यहाँ सी और ये डी। इसलिए मैंने कहा था सीधे ट्राइंगल्स को वैल्यू दीजिए, सीधे वाले ट्राइंगल्स। अच्छा जी, अब आपसे पूछा है इन दोनों शिप्स के बीच में, जो सी और डी शिप है इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है आपसे, मतलब आपसे ये पूछा गया ये वाला डिस्टेंस। तो मैं तो कह रहा हूँ उसको एक्स मान लीजिए। कितने ट्राइंगल्स हैं, कितनी वैल्यूज मिसिंग होनी चाहिए फिर? दो। हमारे हिसाब से एक ही अभी, तो एक काम करते हैं इस वाली वैल्यू को। अब बताइए कौन सा वाला टाइप है। छोटा वाला जो ट्राइंगल है उसमें वाई मिसिंग है, जो बड़ा वाला है उसमें एक्स और वाई दोनों मिसिंग। तो मेरे ख्याल से ये टाइप 2 है। तो आपको हिसाब से क्या करना चाहिए, इन ट्राइंगल एबीसी चले जाना चाहिए, फिर इन ट्राइंगल एबीडी जाना चाहिए, दोनों से मामले को बनाना चाहिए, और फिर एक्स की वैल्यू हमें निकालनी। आज युवराज कैसे करेंगे थोड़ा सा बताओ भाई। इन ट्राइंगल ABC एबीसी इन ट्रायंगल और इन ट्राइंगल ABD एबीसी। हाँ भाई 1045 इक्वल्स 1045 कितना है ए। दूसरा वाला है 1030 AB upon BD AB upon BD 1 upon 3 equal to 75 upon x plus y upon x plus y y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस। x plus y equal to 7 तो x प्लस वाई इक्वल्स 7। Put y equals to 75. Put y equal to 75 75 को बना दे। x plus y X plus 75 equal to 75 root 3 75 को दूसरी साइड पे बिल्कुल सही है। 75 कॉमन है। x equal to 75 रूट 3 माइनस 1। hence तो ये आपके पास तो अब आपको लिखना है हेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो पूछा है मेरे ख्याल से।
ये चीज क्या पता लगी कि किसको दूसरी वैल्यू कौन सी है? मान लो एक तो 100 का ग्राम, एक ग्राम, दूसरी वैल्यू कौन सी रखे हैं? अंग्रेजी में लिखा होगा ना उसमें फाइंड ये, तो उसी हिसाब से निकालते हैं। 100 का ये निकालना है। ये आपने भाई क्या सोच के रखा कि यही दो से पहले होता है? एक मिनट रुक जाए। हाँ दोबारा बोलो बाबू। भाई आप ये वाला तो हमने एक्स अपनी मर्जी से रखा है। आप ये पूछ रहे हो यहाँ वाई ही क्यों रखा आपने, यही क्यों रखा, यही है ना सवाल। भाई देखो नॉर्मली मैंने आपको बताया था, हम इस तरीके से चीजों को करते हैं कि जैसे मान लो आपको वो दो ट्रायंगल क्लियर दिखाई देंगे, दो ट्रायंगल तो आपको दिखाई देंगे ही देंगे, अरे दो ट्रायंगल दिखाई देंगे। तो जब एक वाल मतलब ऐसी चीज को रखो जो दोनों ट्रायंगलों में आ रही है, मतलब अगर आपको वेरिएबल सेट करना ही है तो ऐसा सेट करोगे ना, मतलब ऐसी जगह सेट करोगे ना जो दोनों में आ जाए। तो यही कंसिडरेशन होता है कि नॉर्मली हम इसको मतलब एक ये वाली जो चीज है ये इस वाले ट्रायंगल में भी आएगी और पूरे ट्रायंगल में भी इसका रोल होगा। ठीक है, तो इसको हम इसलिए भाई सेट, चिंता मत करिए, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते होगा ना आपको अपना आइडिया हो जाएगा। इसको भाई सेट, इसको सेट कर देते हैं क्योंकि इसका यूज होगा आगे चल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन। क्या जी 14 वाला करवा दिया फिर? हाँ हाँ 14 वाला करवा रहे हैं, मैं ही कर। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है, बैलून वाला है। अभी की बार यही क्वेश्चन बैलून वाला जो है वो एरोप्लेन का बन गया है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बैलून की जगह किसका आ गया, कुछ सेटों में ये एरोप्लेन का भी आया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line. क्या बताई जा रही है? जब से शुरू ये क्लास तब से बताई जा रही है, कुछ नहीं कुछ अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं सोचा अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। मेरे यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जा रहे हैं कि बात खत्म नहीं हो रही। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, शी स्पॉट अ बलून, फिर बोल रही है मैं जैसे बोलता हूँ वह तुरंत बोलती है, साथ में बात दब जाए। ठीक है, तो हाँ जी, एक बलून है जिसको स्पॉट किया गया है, एक लड़की जो है वो 1.2 मीटर टॉल है, वो एक बलून को स्पॉट करती है। अब ये मैं कितना रुकेगा यार, भैया जन क्या चक्कर है तुम्हारे साथ यार, तुम्हें ध्यान ही नहीं है क्वेश्चन पे। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो एक बलून को स्पॉट करती है। वो बलून विंड के साथ जो है वो दूर जा रहा है, नजदीक आ रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई प्लेन दूर है, आप उसको एंगल ऑफ 30 डिग्री से देख पा रहे हैं, थोड़े टाइम 5 सेकंड बाद वो बलून, वो जो एरोप्लेन है वो और आगे आ गया। अब मैं 60 से देख रहा हूं, तो आप बताइए प्लेन नजदीक आ रहा है दूर जा रहा है? नजदीक आ रहा है। नजदीक आ रहा है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर जो है, अब balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। एक बलून है जिसकी हाइट ग्राउंड से दी हुई है, आपको ध्यान रखिएगा ये नीचे तक मामला है ग्राउंड का। 58.2 तो इतना दूर है, इतना ऊपर है बलून, 88.2 मीटर। और उसके बाद क्या होता है, the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree, after some time the angle of elevation reduces to 30 degree। कम हो गया 30। ऑब्वियस बात है, मतलब लड़की ने जब पहली बार बलून स्पॉट किया है तो 60 डिग्री का है, थोड़े टाइम के बाद दोबारा स्पॉट करती है बलून को तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। भाई बलून की हाइट में कोई कमी नहीं हुई है, आज भी ये 88.2 मीटर वही है। अब यहाँ पर एक चीज कंसीडर करने वाली है कि यार ये 1.2 इधर भी है, अब आप डायग्राम में अगर माइनस करा दें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 87 उसकी हाइट कंसीडर नहीं कर सकती।
हाइट कंसीडर लिखा तो है नीचे में, छोटा छोटा सा एरो बन तो रहा है नीचे में। सा यार ये वाली हाइट कितनी है? 87 सही है। और 88.2 की जगह इसको भी क्या कर लीजिए आप, 87 यहां से लेकर। अब देखो हमें ये ट्रायंगल पूरे नीचे तक कंसीडर करने हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल से? सिर्फ ऊपर में मामला है। आपके पास यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ पर ये एच। हम जो वाले ट्रायंगल दे रहे हैं, अगाई बर्दाश्त न हो रही तो फिर तेरी कमी ना है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, प्लीज इसको गौर करिए। अब इस वाले, अब देखो भाई तुम लोग पूछ रहे हो ना एक्स वाई कैसे सेट करते हैं। पहली बात तो आपसे क्वेश्चन में एक चीज पूछी है उसने कि बैलून कितना आगे बढ़ गया वो बता दो। डिस्टेंस तो मतलब आपको कहीं ना कहीं ये डी निकालना है, तो आप इसको चाहो तो एक्स मान लो। अच्छा इसको एक्स मान रहे हो तो यार ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला मामला सेट हो गया। CD को मान लेंगे भाई। अब आप खुद सोचिए कि वाई किसको मानना चाहिए, BH डिस्टेंस तो पूरा BF हो। भाई ये वाला डिस्टेंस है तो एक्स और वाई प्लस कर लेंगे। उसने पूछा दोनों बैलून के बीच में डिस्टेंस कितना गया। अब आप थोड़ा सा बताइए कौन सा वाला वो है ये टाइप। छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए वाई मिसिंग है, बड़े वाले में देखें तो एक्स और वाई दोनों मिसिंग है। दिस इज टाइप 2। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 ये आप करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 हम उसे कंसिडर करेंगे कल। और उसको करने के बाद देखो वो बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ वो जो बड़ा क्वेश्चन है उसको करने के बाद आपके इसमें जितने भी डाउट्स बनते हैं विल टेक दोज डाउट्स। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू।